प्रेम एक ऐसा विषय है जिस पर मुझे लगता है कि कितना कुछ लिखा जा चुका है, कितना कुछ बनाया जा चुका है, फिर भी हर बार कुछ ना कुछ छूट ही गया है। और शायद यही वजह है कि हर बार इसके अराउंड कुछ ना कुछ नया गढ़ा जा रहा है, हमारे सामने आता रहता है। ज़्यादा इस टॉपिक को घुमाऊंगी नहीं, सीधे मेन मुद्दे पर आती हूँ। आज हम बात करने के लिए बैठे हैं कोबाल्ट ब्लू पर। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म रिलीज़ हुई है, 2 घंटे की फिल्म है। और आज के म्याऊं के इस एपिसोड में हम ज़रा तसल्ली से इस फिल्म पर बात करेंगे। क्यों बात करेंगे ये भी आपको आगे पता चलेगा। हाय, मेरा नाम सोनल है, मेरे साथ प्रतीक्षा है और आज हमारे साथ एक नए साथी हैं जो हमारे साथ ललन टॉप सिनेमा टीम में काम करते हैं, श्वेतांग। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि म्याऊं में आज हम बात करने वाले हैं कोबाल्ट ब्लू पर। इससे पहले एक और ज़रूरी सूचना दे देती हूँ कि अगर आप हम तीनों में से किसी से मिलना चाहते हैं, ललन टॉप के और बाकी सदस्यों से मिलना चाहते हैं, तो आप पे एक खुशखबरी है। हम आपके साथ ललन टॉप अड्डा और इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल में मिलने के लिए आ रहे हैं सुंदर नर्सरी में शनिवार को शाम 4 बजे से। 9 तारीख है, 9 तारीख ही है ना? हाँ, मैं भी डाउट 9 तारीख ही। हाँ, 9 तारीख है। तो शाम 4 बजे हम वहाँ मिलेंगे। प्रतीक्षा होंगी, श्वेतांग होंगे, और शहर दिल्ली है सोनल, ये भी बता दीजिए। शहर दिल्ली है, एनसीआर वाले आसपास गुड़गांव फरीदाबाद वाले भी आ ही सकते हैं, जो भी आना चाहे। हाँ, अब सीधे टॉपिक पर आती हूँ। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि फिल्में तो बहुत सी रिलीज होती है, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम इस फिल्म पर क्यों बात कर रहे हैं और इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। मुझे इसके पीछे की वजह ये लगती है कि इस फिल्म की नीयत बड़ी साफ है। कुछ कमियां हो सकती है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आप कोई भी फिल्म आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये एकदम पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन बहुत साफ है। ये कई ऐसे मुद्दों पर छू कर निकलती है, उस पर हमें उसके कई ऐसे सीन्स हैं जो हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इन मुद्दों पर बात होना बहुत ज़रूरी है। तो बातचीत आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले पीपी आपसे ही ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगी। आपने मुद्दों की बात की और मुझे लगता है कि फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं पे कुछ प्रीच नहीं किया गया है कि इस तरह से बदलाव लाओ। हाँ, या जैसे कई फिल्मों में हमने देखा है कि क्लाइमैक्स में जो है एक हीरो है वो एक बड़ी सी स्पीच देता है और फिर उसके बाद लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो उनको रियलाइज होता है कि हो हम तो अभी तक सब गलत कर रहे थे। वैसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है, कोई क्लोजिंग देने की कोशिश नहीं की गई है कि एक हमें जो है हैप्पी एंडिंग चाहिए या दी एंड चाहिए या यहाँ जाके किसी फलानी जगह जो है हम कहानी खत्म करेंगे। ये सब करने की कोशिश नहीं की गई है, प्रीची नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे अच्छी बात इस फिल्म में लगी, और मुझे पता नहीं हमारे कितने दर्शकों ने देखी है और आई होप हम कोई स्पॉइलर ना दे जाएं। वैसे ऐसी कोई थ्रिलर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स मिल जाए, लेकिन एक इशू जो सबसे ज़्यादा इशू या क्या कहें एक थीम जो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लगी इस फिल्म में कोबाल्ट ब्लू में, वो ये कि होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता हमारे समाज में कितनी इनविजिबल है। उसका हमें पता पड़ता है कि वो आपके आसपास है, घट रही है। वो आप हो सकते हैं, आपका कोई साथी हो सकता है, बट आपको पता ही नहीं चलता। उस चीज़ को लेकर इतनी सीक्रेसी है। हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेके हम बहुत कॉन्शियस होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं और श्वेतांग हैं, हम अगर रोज़ शाम को चाय पीने जाते हैं और सिर्फ मैं और श्वेतांग जाते हैं, तो शायद 10 दिन बाद लोग बातें करने लगे कि इनको देखो ये हमेशा साथ में चाय पीने जाते हैं, कुछ तो चल रहा है। लेकिन अगर 2 लड़के साथ में चाय पीने जा रहे हैं लगातार या 2 लड़कियां साथ में चाय पीने, तो कोई उस पर चर्चा नहीं करेगा। दैट इज इतना ज्यादा इनविजिबल होमोसेक्सुअलिटी हमारे अराउंड है। और कोबाल्ट ब्लू में यही दिखाया गया है कि जब लड़की घर से भाग गई, कितना बड़ा इशू बन गया कि लड़की का अफेयर था। लड़के का कितने दिन से चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि उनकी जो है मॉरल पुलिसिंग होनी चाहिए अगर किसी का अफेयर है। ये जस्ट एक स्टेटमेंट है कि पता ही नहीं लगता और हवा ही नहीं लगती और हो जाता है। सोनल, मुझे मतलब इस कहानी को अगर एक लाइन में बताना हो तो आप ऐसे समझिए कि एक परिवार है और 3 बच्चे हैं उस परिवार में, 2 बेटे 1 बेटी। बेटा और बेटी दोनों को एक ही व्यक्ति से प्यार हो जाता है, जो व्यक्ति उस घर में रेंट पर रहने के लिए आता है।
और इसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है। मतलब मुझे ओपनिंग सीन इसलिए इसके इंटरेस्टिंग लगने के पीछे का कारण मुझे लगता है कि आप देखिए एक ऐसे व्यक्ति की मौत होती है जो परिवार का मुखिया था, सबसे अभिन्न अंग था, और उसकी मौत पे कोई दुखी नहीं है। सब आते हैं, कलेक्ट होते हैं। एक फादर के अलावा उस घर का जो पिता है वो अपने पिता की मौत पे दुखी है, अटैच है, और बाकी सबको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। दे आर वेरी प्रैक्टिकल कि दादा गए हैं, अब ये कमरा मेरा होगा, ये ऐसा ऐसा होगा। और कुछ देर बाद ही दादी चली जाती है, तो उस दादी के जाने पर माँ एकदम फूट के रो पड़ती है। जो बहू होती है घर की, घर के जो बच्चे होते हैं वो दुखी हो जाते हैं। और एक बहुत बढ़िया डायलॉग आता है श्वेतांक, उसी से ही शायद आपने अपने रिव्यू की शुरुआत की है। हाँ, मतलब वो ऐसी लाइन है कि लव इज अ हैबिट। जैसे वो मर जाते हैं, दादा मरते हैं, उसी दिन उनकी दादी की भी डेथ हो जाती है। तो वो लड़की पूछती है अनुजा कि यार इनकी तो जबरदस्ती शादी हुई थी, तो प्यार तो था नहीं, फिर ये क्या हुआ? मतलब उसको नहीं समझ आ रहा है क्या हुआ। तो वो बोलती है कि लव इज अ हैबिट। लड़का समझाता है उसको, तनय, कि लव इज अ हैबिट, ठीक है। और तो हैबिट मतलब होता है कि वो हैबिट टूटती है तो आदमी मर जाता है। तो वही वाला सीन है वो। तो उसके पीछे का वो है कि सबसे घिसा पीटा वो क्या है कॉन्सेप्ट दुख का, डेथ किसी की, क्या किसी की मौत से जो है सबसे ज्यादा दुख को कनेक्ट करता है। तो फिल्म वहां से शुरू होती है ना, कि वो प्रेम और दुख एक साथ लेके आती है। और उसके बाद जो है आप उसके बाद वो कहानी वहां से खुलनी शुरू होती है कि हम क्या बताने जा रहे हैं, एक मूड सेट करती है उस बारे में। तो इसलिए मुझे ओपनिंग सीन बहुत वो लगा था, क्योंकि मेरे को हिट किया वो। और मतलब इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा हो गया मेरे साथ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं जितने मेरे वो हैं भाव हैं इस फिल्म को देख के जो आ रहे हैं, उनको एक साथ कैसे रखा जाए। मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, बहुत देर तक मैं कुछ लिख नहीं पाया। मैं निखिल जी के पास भी गया था, तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई कि मतलब क्या कर सकते हैं। आपने डिस्ट्रैक्टेड होने की बात की, प्रतीक्षा का तो मुझे पता है कि बहुत ओवरवेलमिंग। आप कुछ देर सब कुछ बंद करके बिल्कुल सोचना चाहते हो कि ये अभी मैंने क्या देखा और ये क्या हुआ। जो हम ओपनिंग सीन की बात कर रहे थे, बड़ा उसको मैंने बाद में बैठकर सोचा। जितना ज्यादा आप इस फिल्म को सोचते हो ना, अगले 24 घंटे 40 घंटे, उतना ज्यादा आपको नई नई चीजें सामने आती जाती हैं। और इस ओपनिंग सीन के बारे में मैं सोच रही थी, और ये कितना सिंबॉलिक है कि एक ऐसे आदमी की डेथ होती है जिसका हमें लोगों उनकी बातों से ही एविडेंस मिलता है कि ये पीटता था घर की महिलाओं को। बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी एक जो थी वो उसके साथ गई, उस व्यक्ति के जाने से वो गई। और वही सेंसिबिलिटीज जो घर का अब जो मुखिया है, उस मरे हुए व्यक्ति का बेटा, अब उसमें पास ऑन हो गई है। अब वो घर का मुखिया है, वो एक तरह से पेट्रियार्क है, वो सारी चीजें हैंडल कर रहा है। एंड ही रूल्स विद अ स्टिक कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, अपनी लड़की पे जो है प्रतिबंध लगाना। और उसी तरह उनकी थर्ड जनरेशन भी तैयार हो रही है। उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो उनकी नजरों में जो बहुत लायक है, सब आदर्श बेटा है, अपनी जात में शादी कर रहा है, स्ट्रेट है सबसे बड़ी बात, अपनी जात में शादी कर रहा है, और अमीर परिवार में से जो है खोज कर लाया है लड़की को। ये सारी चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कास्ट और रिलीजन का स्ट्रक्चर फॉलो करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कर रहा है। और वो एक तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन जो घर के पुरुष हैं उनमें जो है वो चीजें पास हो रही हैं। जैसे आप पूरी कहानी में देखोगे कि जो माँ का किरदार है, उनके पास शब्द ही नहीं है ज्यादा, और माँ की भूमिका एग्जैक्टली वैसी ही है मिडिल क्लास हमारे घरों में, कि उनके पास शब्द ही नहीं है ज्यादा, डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, सब कुछ जो है पिता के हाथ में रेस्ट करता है। तो वो जो एक पेट्रियार्क का जाना, एक घर के मुखिया जो पुरुष जो छड़ी लेके रूल करता था, उसका जाना, और फिर एक नई ईरा का आना पेइंग गेस्ट के तौर पर, एक ऐसे लड़के का आना जो परिवार के जो दो बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, लेट टीन्स में है या फिर अपने अर्ली 20s में है, एक आई थिंक ग्रेजुएशन है, एक का स्कूल खत्म, इस एज में है, उनको अचानक से अपनी सेक्सुअलिटी का धीरे धीरे अंदाजा हो रहा है। एंड वो पेइंग गेस्ट भाई और बहन दोनों का पहला प्यार होता है। तो ये बड़ा सिंबॉलिक था कि जाना एक का और नए का आना। मुझे ऐसा लगता है वो सीन भी मुझे बहुत टच किया था, जहाँ पर फोन करके वो अपनी पत्नी से, जो इस घर में पिता था,
वो फोन करके अपनी पत्नी से कहता है, वो केरल में था और पूरा परिवार महाराष्ट्र में था, बैकड्रॉप पे, बहुत इनिशियल डेज के बाद बता रहा है। तो वो फोन करके कहता है कि आप लोग को आज केरल आना है। तो पत्नी थोड़ा सा वक्त मांगती है कि आप थोड़ा दिन और दे दो, हमें अभी पैकिंग करनी है, बच्चों का भी स्कूल है। तो वो कहता है कि आज के आज ही आना है, अगर 2 दिन में नहीं आई तो मैं अपनी सारी भूख मिटाने के रास्ते खोज लूंगा, और ये भूख खाने की ही सिर्फ नहीं है। तो वो जो शारीरिक भूख की वो जो बात कर रहा था, मतलब अपने सेक्सुअल डिजायर को जो व्यक्त कर रहा था, कितना वॉयलेंट तरीका चुना ये व्यक्त करने का, और यही शायद रियलिटी है। आज की जनरेशन फिर भी और soft थी। वो घर के पेट्रियार्क का वो वॉयलेंट एक्सप्रेशन, और उसके अपोजिट में जो रिलेशनशिप दिखाया गया है दोनों लड़कों के बीच, क्योंकि लड़के की ही नजर से दिखाया गया है फिल्म में मोस्टली रिश्ता, वो बहुत ही टेंडर है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, क्योंकि जो लड़का है जिसकी नज़र से हम पूरा रिश्ता देख रहे हैं वो बहुत यंग है और उसका पहला प्यार है, और वो उसे ये सब कुछ मान बैठता है कि मतलब ये जो बंदा है इसी के साथ मेरा कटना है। तो वो एक बड़ा अच्छा ऑपोजिट, बड़ा अच्छा बाइनरी क्रिएट है, एक टफ लव का और एक सॉफ्ट और एक्सप्रेसिव लव का। वो जो कवि हृदय है वो कैसे मोहब्बत करता है अपने पार्टनर के साथ में। और श्वेतांक, हम इसके पहले बात कर रहे थे जब प्यार की, जो हम होमोसेक्सुअल रिलेशंस की बात कर ही रहे हैं, तो जो प्रोफेसर का किरदार जिन्होंने किया है उनके बारे में आप क्या ऐड करेंगे? वो प्रोफेसर का जो है तनय जो लड़का है, तो वो उसका प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाता है उसको। नील भूपलम ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, उनको आप लोगों ने NH10 में देखा होगा, और बैंक बाजा बारात करके एक सीरीज है उसमें भी थे वो। तो उसका वो है कि ये फिल्म जो है एक्चुअली 1996 में घटती है। तो उस समय जो है ये गे और सेक्सुअल लेस्बियन रिलेशनशिप्स वगैरह जो है क्राइम माने जाते थे, सेम सेक्स अननेचुरल बोलते थे उसको। तो वो आदमी जो है अपने वो अर्ली 40s में है शायद, तो वो तनय को देखता है तो मतलब उसको एक हो जाता है कि वो है कि वो समझ जाते हैं काइंड ऑफ कि ये लड़कों में इंटरेस्टेड है टाइप की चीज। तो वो दोनों का एक बड़ा प्यारा सा फ्लर्ट वाला सीन रहता है कि वो करते हैं, वो बोलता है मेरे घर आके पढ़ लिया करो। फिर लास्ट में एक सीन आता है कि जब तन्ने उसके पास जाता है और बोलता है कि मेरे को एक लेटर हेड पे साइन करके दे दीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, ठीक है, जो बोलेंगे करूंगा, उसका मतलब साफ है। और वो जब तक वो अंदर जाता है लेटर हेड लेने के लिए, तब तक वो जो तन्ने जो है कपड़े उतार के बैठा होता है वहां पे कि आप मुझे यूज कर लो, जिस तरह से इस्तेमाल हाँ, करना जैसे भी आप मुझे चाहते हो वो कर लो। इस्तेमाल हाँ, लो। कि तो फिर लेकिन वो आता है और उसको बोलता है कि पहले ड्रेसअप कपड़े पहन लो, और उसके बाद उसका साइन करके उसको देता है और वो चला जाता है। वो जाता है और आधे रास्ते वापस लौट के आता है तने, और उसके गले लग के वो रोता है। मतलब उसको एक उसने एक उसकी थोड़ी जर्नी सी ऐसा को दिखाई देती है कि एक आदमी जिसने अभी शुरू किया, दैट यंग किड, कि अभी उसको नया नया बच्चा है, अभी चीजें देख रहा है, उसके लिए वो पहला एक्सपीरियंस है कि ये इतना मुश्किल होने वाला है। यस। तो इसलिए वो रोता है कि मतलब इसने वो देख लिया है, तो थोड़ा उसके साथ वो एक कनेक्शन फील करता है और उसके दुख को थोड़ा महसूस कर पाता है, और तब उसको लगता है कि आगे शायद उसको भी ऐसा ही फेस करना पड़ेगा ये सब कुछ। बिल्कुल। और सॉरी मैंने आपको कट किया, एक बहुत समानता मुझे अलीगढ़ में जो मनोज बाजपेयी ने जिस प्रोफेसर का रोल किया था, बहुत मुझे उससे समानताएं उस एक मोमेंट में मुझे दिखी कि आप लगातार पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को, और इतने सारे बैचेस आते हैं, इतने सारे बैचेस जाते हैं, बट अल्टीमेटली इन द एंड आप कितना लोनली महसूस करते हो इतने साल एक जगह गुजार लेने के बाद भी कोई भी दोस्त आपका नहीं होता है। बिकॉज आप जब आप अगर होमोसेक्सुअल हैं, आप अगर गे हैं, तो आपकी पूरी आइडेंटिटी उसी से बिल्ड कर दी जाती है। फिर ये माने नहीं रखता लोगों को कि आप टीचर हैं, आप पोएट हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप क्या हैं। सबसे पहले वो आपको गे बताएंगे, उसके बाद वो आपको कुछ और बताएंगे, और ये आपका पहला इंट्रोडक्शन ही आपका बहिष्कार कर देने के लिए काफी होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे फिल्म में लगी कि पूरी फिल्म को जो है, हमने कई सारी फिल्में देखी हैं अपनी लाइफ में, और हमने देखा है कि हमेशा फिल्मों को मेल गेज से दिखाया जाता है, मेल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। ये भी फिल्म एक गे मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप चाहे आप पेइंग गेस्ट की जो पूरी बॉडी है उसको आप इरोटिकली देख रहे हो, या एक बहन के तौर पर अपनी बहन को देख रहे हो, या फैमिली के तौर पर देख रहे हो, एक बेटे के तौर पर अपनी फैमिली को देख रहे हो, वो सब कुछ एक यंग लड़के की पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो
गे है। अभी हम क्या देखते आए हैं कि जैसे हम 90s में, मैं जब बड़ी हो रही थी उस समय जो फिल्में आती थी उसमें बहुत ज्यादा फोकस ऐसे रहता था कि चलती हुई एक्ट्रेस की हील्स दिखा रहे हैं वो ऐसे करके पाँव ऐसे करके गाड़ी से उतरती है, उसकी हील पे फोकस आता है, उसकी कमर पे फोकस आता है, उसकी थाइस पे फोकस आता है। हमेशा एक हेट्रोसेक्सुअल मेल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फिल्मों को देखा है, लेकिन बहुत यूनिक लगा और इसीलिए शायद ये ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि एक गे मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूरी फिल्म देखी। कुछ लोगों को शिकायत है कि लड़की का पोर्शन कम दिखाया गया, क्या आपको भी ऐसा लगता है? सोनल या श्वेतांक, आप लोगों को भी लगता है ऐसा? मुझे मतलब लग रहा था, मैं को इसलिए उसके लिखने में बहुत टाइम लगा कि मेरे को समझ नहीं आता कि वो कि लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे कम है और लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे ज़्यादा है। तो फिर मतलब मैंने उसको, एक होता है कि आप समझने की थोड़ी कोशिश करते हो, घुसते हो उसके अंदर। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मान लीजिए जो राइटर डायरेक्टर हैं फिल्म के, जिनकी नॉवल पे ये फिल्म बनी है कोबाल्ट ब्लू, सचिन कुंडालकर, तो उनका वो था कि मतलब मुझे ये समझ आया कि वो मेल हैं तो चीज़ें अपने हिसाब से नॉट एग्जैक्टली गेमली हम क्लियर नहीं है, मतलब वो एक मेल है तो वो एक पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं कि अगर उनके साथ ये चीज़ें होती, अगर वो ऐसा फील करते तो चीज़ों को कैसे देखते, है ना। लेकिन आप बिना महिला हुए महिला का नजरिया कैसे दिखा सकते हैं, तो मुझे वो एक पार्ट लगता मुझे है। ऑन द अदर हैंड लगता है कि ठीक ठाक स्पेस मिला है लड़की की स्टोरी को भी, मुझे ऐसा लगता है। वो लड़की बहुत प्रैक्टिकल है। जब वो घर से भाग जाती है फिर वो वापस आती है और उसके बाद वो बहुत उदास रहती है, लेकिन उसको मूव ऑन करने में समय नहीं लगता है। वो कुछ दिन घर में बंद रहती है, फिर वो तुरंत हॉकी एसोसिएशन को खत लिखती है और उसको पता है, शी इज़ वेरी क्लियर इन लाइफ कि मुझे क्या करना है। कोई भी चीज़ उसको रोकता नहीं है। उसका एक जो प्यार जो उसका पीछे छूट गया वो उसको पीछे नहीं खींचता है, वो बढ़ती चली जाती है आगे। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और वो सब कुछ विग विग निकाल के फेंका, ज्वेलरी निकाल के फेंका, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आई एम गोइंग टू चेज माई ड्रीम्स। और वो जो चली जाती है, रहने को क्वार्टर मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, मैं मुझे वो करना है जाके, वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उस समय के लिए, जिस समय की वो सेटिंग बताई गई है। और कंसीडरिंग की बहुत लड़की को ये दिखाया गया है कि किस तरह वो बिल्कुल भी फेमिनिन नहीं है, लंबे बाल नहीं रखती, कोई मेकअप नहीं करती, शरीर में बाल शरीर से बाल नहीं हटाना चाहती। एक सीन में उसने कहा था कि पिताजी वो आपकी तरह नहीं था जो मुझे जबरदस्ती बाल बढ़ाने या शरीर से बाल हटाने कहता था। और ये बात सुनते ही उसका फादर बड़ा एग्रेसिव हो जाता। जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है उनको मैंने थोड़ा सा प्लॉट बताया था कि एक परिवार के अराउंड रिवॉल्व होने वाली कहानी है। 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 बच्चों को, मतलब बेटा और बेटी को, दोनों को एक टेनेंट से प्यार हो जाता है। वो उनके साथ, जैसे प्रतीक्षा ने बताया, कि अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में ना सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, एक तो कलर्स, बहुत बढ़िया तरह से कलर्स का इस्तेमाल, उनका सिंबॉलिक जो कहते हैं ना मैसेज। और ये पूरी फिल्म कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंबॉलिक चीज़ कह रही है। मतलब OTT प्लेटफॉर्म कितने प्रिविलेज दे गए हैं हमें, ये मैंने कल रियलाइज़ किया। मैं रात सुबह 4:30-5 बजे करीब ही देखी थी। मैं पॉज करके रुक जाती थी, कई ऐसे सीन्स हैं मैं रुकी, मैं ठहर जाती थी और फिर मुझे 2-3-4 मिनट फिगर आउट करने लगता था, या फिर मैं बैक करके गई हूँ और मैंने सीन्स रिपीट कर करके देखे हैं। जहाँ पर वो जैसे बात थी, सोवियत यूनियन वाला रेफरेंस आया, फायर फिल्म का जो पोस्टर लगा था, क्योंकि फायर फिल्म 96 में ही रिलीज हुई थी और वो पहली फिल्म थी जो होमोसेक्सुअल्स पर बात करती थी। तो बहुत सी सिंबॉलिक चीज़, और क्योंकि वो केरला के बैकग्राउंड में सेट है, कम्युनिज्म वहाँ सिर्फ अभी वहाँ बचा है, तो वो वाली चीज़ को रिलेट करना बहुत खूबसूरती से, वो मतलब बिना प्रीच बहुत नीले रंग का जो इस्तेमाल है, और वो जो ब्लू लिखा भी है कि लड़का आया है, वो नीले रंग में हाथ से अपनी छाप छोड़ता है, फिर उसके पाँव की नीली छाप छूटती है। वो जब जाता है तो यहाँ पे एक नीला निशान लगा के जाता है उसको, लड़के को, और वो नीला निशान अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों तक उसके लगा रहता है गले में। वो एक सिंबल है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। और मेरे ख्याल से वो उसका टाइपराइटर लेके जाता है, जिसका पेइंग गेस्ट का वो टाइपराइटर जो वो छोड़ गया था उसको वो अपने पास रखने की कोशिश करता है, या
अपना ही टाइपराइटर लेके जाता है, मुझे ध्यान नहीं है नहीं ठीक उसका ही से। रहता है, उसके बेड के नीचे से वो लेके आता है ना, जब वो उसका भाई रख के जाता है सारा सामान जलाने के लिए, तो वहां से वो टाइपराइटर वाला बैग उठा लेता है, अपने कमरे में लेके जाता हाँ, है। वो टाइपराइटर लेके जाता है और टाइपराइटर का भी सिंबोलिज्म मुझे बहुत यूनिक लगा। वो टाइपराइटर वो अपने साथ हमेशा रखता है, उससे टाइप भी उसने बीच में किया और वो टाइपराइटर भी अपने साथ रखा। और वो कहता था शुरू में कि मैं सब कुछ लिख लेता हूँ, पर मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन उपन्यास लिखूँ, नॉवेल लिखूँ। और वो तब तक नहीं लिख पाता जब तक वो टाइपराइटर उसके साथ रहता है। जिस दिन वो टाइपराइटर चोरी हो जाता है, उसके पास से गायब हो जाता है, उसके बाद उसकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू होती है और फिर वो उपन्यास लिखना शुरू करता है। ये बहुत बड़ा सिंबल है इस बात का कि अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के हैंगओवर में रहोगे या उनको लेट गो नहीं करोगे, आगे नहीं मूव ऑन करोगे, तो आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, उसकी बहन ने ये इजीली किया, उसने रिश्ते को बहुत जल्दी पीछे छोड़ा, वो बहुत जल्दी आगे गई, लेकिन उसको बहुत वक्त लगा अपने पहले प्यार को पीछे छोड़ने में। तो वो टाइपराइटर, और मतलब हमने ब्लू कलर की बात की, अपने टाइपराइटर की बात की, एक बड़ा प्यारा एक और मुझे सिंबल दिखा था सेब का। वो एक सेब लेके आता है, वो आधा खाता है और आधा उसे खिलाता है, और जब वो जाता है तो वो देखता है कि वो सेब कटा हुआ रखा है, काला पड़ रहा है। मैं उस सीन को देख के ये सोच रही थी कि जो जब एडम और ईव का जो रेफरेंस आता है कि ईव ने जब फ्रूट खाया था, फ्रूट ऑफ पैशन खाया था, जब उन्होंने अपने लाइफ की मिस्टेक की थी सबसे बड़ी कि एक दूसरे को सेक्सुअल अर्ज एक दूसरे के लिए जब उनकी क्रिएट हुई थी, फ्रूट ऑफ पैशन या फ्रूट ऑफ डिज़ायर जो भी उसको बोलते हैं, उसको अक्सर एक सेब से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेब उस तरीके से एक सेक्सुअल पैशन का फ्रूट बन के आता है और वो वहाँ रखा रहता है, वो जिस जिस दिन तक वो उसको छोड़ के जाता है, वो आधा कटा हुआ सेब। तो वो एक मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबल लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ कोर्स मुझे फोटोग्राफ्स, जब वो आता है पेइंग गेस्ट, उनके घर में शिफ्ट होता है, तो तनय देखता है कि ढेर सारी फोटोग्राफ्स हैं उसके पास, वो उससे पूछता है कि ये लोग कौन है, तो वो कुछ नहीं बताता है। अंत में उसको रियलाइज होता है कि अच्छा ये वो सब लोग हैं जो जिनके साथ वो शायद रोमांटिकली इन्वॉल्व रहा हो। वो जब अंत में अपनी तस्वीरें उसके पास देखता है, तो वो ये समझता है कि शायद वो सब लोग हों जो इसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व रहे हों। तो फोटोग्राफ्स से एक स्टोरी बिल्ड करना अपने दिमाग में, क्योंकि तनय के लिए वो शायद पहला प्यार था, लेकिन पेइंग गेस्ट के लिए he was just another person, he was just another relationship। वो ट्रैवलर था, वो आगे बढ़ जाता था, मूव ऑन कर जाता था। पता है श्वेतांग प्रतीक्षा, मैं ये फिल्म देखते देखते ना एक पॉइंट मेरे अंदर का ऐसा आया, एक होता है ना आपके अंदर का एक मैं क्या कहूँ, पेट्रियार्क जो होता है आपके अंदर का, मेरे अंदर का वो पेट्रियार्क मुझसे बोला कि देखो इन 3 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा लायक निकल पाया जो शादी कर रहा है, जिस पर माँ बाप को फक्र हो सकता है। बेटी भाग गई, एक बेटा होमोसेक्सुअल है। ये मतलब अंदर एक वो जो आती है ना वो वाली बात। फिर उसी पॉइंट पे मुझे अंदर से वो आता है कि एक मिनट, लायक कैसे लायक, क्योंकि ये अपनी ही कास्ट, अपनी ही क्लास की लड़की से शादी कर रहा है, क्योंकि ये अपनी बहन को उस बात से नाराज हो रहा है कि बहन उसके साथ भाग गई। जिस तरह से असीम का गुस्सा निकला था, जाके चीज़ों में तोड़ फोड़ की थी उसने, और ये तनय को लेकर वो कैसा अजीब सा इनसेंसिटिव है। मतलब बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटिंग भी नहीं, लेकिन वो डाइनिंग टेबल का सीन याद होगा जब तनय खाना लेकर आता है, उसकी मम्मी कहती है कि यही खाना खा लो। हाँ, तो वो चला रहता है, कहता है कि घर पे जब एक पाब्लो ने कोई पोएट का ही रेफरेंस देता है ना कि घर पे जब कोई कवि पैदा हुआ है तो वो ऐसा हो गई, जो कालिदास हुआ है। तो हमारे अंदर एक छवि है कि कोई राइटर है, कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, तो वो थोड़ा अजीब ही होगा। और जो न्यूट्रल या स्ट्रेट लोग सोचते हैं ना कि नहीं, वही जो अभी मैं बात कर रही थी कि वो जो ट्रेट्स हैं पूरे फादर वाले, वो घर के बड़े बेटे में जिस तरीके से ट्रांसफर हुए हैं, और वो ही उनकी जो है लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला है अब, क्योंकि बाकी दोनों बच्चे तो निकल गए, तो वो ही उनकी लेगेसी को अब आगे बढ़ाने वाला है। इन्हीं दोनों बच्चों के लिए मुझे लगा था कि कितना, मतलब वही जो अंदर का पेट्रियार्क है, वो मुझे ये भी बोला कि ये आता नहीं टेनेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ सही होता, लेकिन प्रॉब्लम फिर जब आप समझते हो चीज़ों को, ऐसा होता है ना, आप किसी चीज़ को देखते हुए आप प्रोसेस करते हो, खुद भी समझते हो, अपने आप को समझाते भी हो। तो मेरे अंदर से पहले ये आया कि
वो आता नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, उन लोगों ने तो एक्सप्लोर किया अपनी सेक्सुअलिटी को, और कैसे एक मैंने उसको प्रॉब्लम की तरह एक सेकंड को ही देखा है। और अगर वो नहीं आता तो फिर कहानी नहीं होती। वो किसी और तरीके और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसको कोई नाम नहीं दिया। हाँ बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन सबसे मेजर कैटलिस्ट वही है उस स्टोरी का। अगर वो नहीं होता कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, और उसको कोई नाम नहीं दिया गया, और ये मतलब मुझे लगता है कि ये इस चीज का बहुत बड़ा प्रूफ है कि लोग आपके जीवन में आते हैं और आपका जीवन बदल देते हैं, लेकिन आपको मूव ऑन फिर करना ही पड़ता है ना। इसलिए मैं चाहूंगी आप वो बिट्रेयल पर भी बोले, जिस तरह से आपने मुझे, जैसी मूवी प्रतीक्षा ने फिनिश की थी मैंने बात की थी, आपने जो बिट्रेयल को समझाया था, और तनय का ना अपनी माँ की साड़ी को सूंघना, मतलब ऐसा समझा जाता है अक्सर कि जो गे होते हैं उनको हर पुरुष की तरफ अट्रैक्शन होगा, या वो पुरुषों की ही तरफ। इसलिए क्योंकि बॉलीवुड में उनका रिप्रेजेंटेशन उसी तरीके से किया गया है ना, कि ये गे हैं तो अब ये लगे हैं सारे पुरुषों के पीछे जिनको जो दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप एक स्ट्रेट पुरुष हैं अगर, या आप स्ट्रेट महिला हैं, क्या आप हर एक पुरुष या महिला के पीछे जाते हैं? नहीं जाते ऑब्वियसली। तो ऐसा डेफिनेटली नहीं है। मतलब अगर एक तरह की सेक्सुअल ओरिएंटेशन होने का ये मतलब नहीं होता कि आप सेक्स से ऑब्सेस्ड हो। अगर आप हो भी तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक वो सेक्स कंसेंजुअल है। बट एक स्टीरियोटाइप है कि अत्यधिक सेक्स की अत्यधिक भूख आपको एक परवर्ट बना देती है, और इसी परवर्जन में आप जो है वो होमोसेक्सुअल हो जाते हो। कहते हैं ना कि ये बीमारी है और इसको सही कर दिया जाएगा। वो कैरेक्टर खुद ही बोलता है, प्रोफेसर का कैरेक्टर है, वो बोलता है कि उसको 1 हफ्ते तक इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया कि बीमारी है जो ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शॉक थेरेपी। इनफैक्ट हम एज जर्नलिस्ट भी कई बार हमारे पास खबरें आती हैं, और मुझे याद है कुछ 2-3 साल पहले की बात है कि एक खबर आई थी कि एक लड़के ने सुसाइड किया बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उनको कोशिश की सुधारने की। उनको लगा कि ये कोई इलनेस है जो ठीक हो जाएगी। इस मूवी ने दिखाया कि एक होमो व्यक्ति के भी अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिलेशन होते हैं, जैसे कि एक हेटेरो के होते हैं। एग्जैक्टली कि वो अपनी माँ से वैसा ही प्रेम करता है जैसा एक बेटा अपनी माँ से करता है। वो उतना ही सेंसिटिव है, माँ की साड़ी सूंघ कर वो माँ की खुशबू से वो करना, क्योंकि उसे पता है कि अब मैं जो जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूँ। Going for good. हाँ, और इसलिए वो खुशबू जो है वो अपनी माँ की साड़ी की वो उसको कैद करना चाहता है, अपनी मेमोरी में दर्ज करना चाहता है कि इसको मैं अपने साथ हमेशा के लिए लेके जाऊंगा। तो ये इस तरीके का अटैचमेंट आप पिता से नहीं देखोगे। बच्चों का जो फिल्म है उसमें आप पिता से इस तरीके का अटैचमेंट नहीं देखोगे कि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि अगेन जो वैल्यूज हैं फादर टू सन टू सबसे छोटा वाला बेटा, सॉरी सबसे बड़ा वाला बेटा फैमिली में। श्वेतांग, प्रतीक्षा, आप लोग बिट्रेयल पर भी अगर थोड़ा सा उस पर बात करें, मतलब मैं अपने भी समझने के लिए कि मतलब वो जब किराएदार चला जाता है, दोनों ही उससे क्योंकि प्रेम में होते हैं और वो चला जाता है, तो भाई और बहन दोनों को लगता है कि धोखा हुआ, या मतलब जो ट्रेडिशनल वर्ड है कि हाँ, पर मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि जो लड़की है उसने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया था पूरी सिचुएशन को। उसका पिता बोलता है कि चलो रेप के चार्जेस फाइल करते हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसको पकड़ लेगी पुलिस और उसको धर लिया जाएगा, पर वो मना करती है। और वो ये भी कहती है कि किसी रिश्ते के अच्छा होने के लिए उसका लंबा होना क्यों प्रमाण है उसका। एक महीने का अफेयर, 3 दिन का अफेयर, 4 दिन का अफेयर भी मेरे लिए अच्छा हो सकता है, और रहा उन दोनों के लिए वो छोटा अफेयर लाइफ चेंजिंग रहा। तो हाँ, आप ऑफ कोर्स बिट्रेयल पे सवाल पूछ रही थी, तो मुझे लगता है कि लड़की ने बहुत वेल हैंडल किया, और जो लड़का था, जो तनय था, वो बहुत ज्यादा द्वंद्व में था, क्योंकि उसको ये नहीं समझ आ रहा था और लंबे समय तक कि मैं क्रोधित किससे हूँ। और एंड में वो सीन याद है जब वो बैठकर फोटोज देखती है जो उसके भाई ने रख दी होती है, और बहन, उसका प्रोफेसर भी उसको बोलता है ना कि इट इज ऑलवेज द विमेन, औरतें जो होती हैं वो जिस भी पुरुष से तुम प्यार करोगे वो तुमको छीन के ले जाएंगे तुमसे, वो छीन के ले जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि एक समाज जिसमें हेटेरोसेक्सुअलिटी ही नॉर्मल मानी जाती है ना, उसमें कितना ज्यादा प्रताड़ित
एक ऐसा व्यक्ति महसूस करता है जो एक पुरुष होकर अपने आप को पुरुष के करीब पाता है, कि वो ऐसी बात बोल सकता है कि महिला है वो ले जाएगी, ऑलमोस्ट मिसोजिनिस्टिक, बट आप समझ सकते हो कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। वो अगर इतनी नफरत से बोल रहा है कि औरत ले जाएगी, तो वो नफरत कहाँ से पैदा हो रही है? नफरत उसके औरतों के प्रति नहीं है, उस ट्रीटमेंट के प्रति है जो उसके साथ हुआ है। तो सालों से झेल रहा है वो सालों से झेल रहा है, और अल्टीमेट और यही होता ही आया है लंबे समय तक कि एक शादी तो कर ही ली जाए, भले ही आप गे हो, लेकिन समाज को दिखाने के लिए आप एक महिला से शादी तो करोगे। बधाई दो, लेवेंडर मैरिज वाला वो। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें हैं। अब मुझे लगता है कि हमें डिस्कशन को रैप अप मतलब करना चाहिए। इतना लंबा डिस्कशन करने के पीछे या और अभी घंटों और भी बात हो सकती है। एग्जैक्टली मतलब हर एक सीन पे कितना कुछ लिखा जा सकता है। और मैं और प्रतीक्षा ये बात भी कर रहे थे कि हमने एक एक बार देख ली, लेकिन हम दोबारा देखेंगे और फिर और नई चीजें निकल कर आएंगी। तो इस पूरे पीछे मतलब इतने लंबे डिस्कशन के पीछे का पूरा इंटेंशन हमारा ये था कि जिन लोगों ने भी देखी या जो भी एक होमोसेक्सुअल रिलेशन को समझना चाहते हैं वो प्लीज ये फिल्म देखें। और आप देखिए कि कितनी परतें हैं, मतलब हर चीज की कितनी ही परतें होती है, कितने ही पर्सपेक्टिव होते हैं। और इस मूवी को जिस नजरिए से मैंने देखा उससे बिल्कुल कंप्लीटली अलग नजरिए से श्वेतांक ने देखा, और बिल्कुल अलग मैसेज मुझे प्रतीक्षा से सुनने मिला जब प्रतीक्षा ने देखा। मतलब हम तीनों के ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग अलग थे, अलग अलग सेगमेंट्स को लेकर, और यही शायद इसकी सबसे खूबसूरत बात थी। तो ये बिना किसी हेवी म्यूजिक, बहुत लाउड बैकग्राउंड के आपको बड़े सॉफ्टली समझाती है, आपको ना वो स्पेस देती है कि आप खुद समझो। हम नहीं प्रीच कर रहे, हम नहीं बता रहे कि ये सही है या ये गलत है। बोल तो आप देखो ना, आप देखो, आप फैसला आप करो। देखो क्या चल रहा है। मतलब और मैं मुझे नहीं बोल लगता रहा हूँ। है कि जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज जो इस फिल्म से मिलता है कि हम फिल्में देखते हैं और रोमांसेस हमने बड़े सारे देखे और बड़े होते हुए, और हमने ये पाया कि अंत में हीरो हीरोइन एक हो जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। कोई हीरो नहीं था ना इसमें। तो और इस फिल्म से हमें पता पड़ता है कि कहानियां खत्म नहीं होती। आप जो चाहे वो अनुजा का कैरेक्टर हुआ, तने का कैरेक्टर, उनके जीवन के जो लक्ष्य थे वो उन्होंने पाए। वो घर से निकली, वो हॉकी कोच बनी, वो नॉवेल लिखना चाहता था, उसने नॉवेल लिखा, और जो पेइंग गेस्ट था वो उनके जीवन का अंत तक, कई साल बाद वो जब पीछे देखेंगे तो वो पाएंगे कि वो एक हिस्सा था, लाइफ चेंजिंग हिस्सा था, लेकिन एक हिस्सा था। तो एक पार्टनर का होना या एक पार्टनर को पा लेना वो कभी भी दी एंड नहीं होता है। आपकी लाइफ बहुत आगे होती है, आपके एम्स बहुत बड़े होते हैं, और उसमें लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ ठहर जाते हैं, कुछ नहीं ठहरते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पेइंग गेस्ट एक ट्रैवलर था जो लगातार, बिल्कुल, और उसके लाइफ में भी ये कैरेक्टर्स की तरह थे, और उनकी लाइफ में भी ये कैरेक्टर की तरह था। एक छोटा सा फ्लिंग जिसने उनका जीवन बदल दिया, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने का मौका दिया। तो देखिएगा आप लोग ये फिल्म, अगर जो भी कोई देखना चाहे इस इतनी लंबी बातचीत को सुनने के बाद। और अगर आप लोग की कोई राय है इस फिल्म को लेकर, अगर आप लोगों ने देखी है या बाद में देखते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और प्रतीक्षा तो कमेंट्स पढ़ते ही हैं, हम ज़रूर देखते हैं कि आज लोग श्वेतांग क्या भी कह रहे हैं। पढ़ेंगे। आज श्वेतांग भी पढ़ेंगे, और श्वेतांग ने जो रिव्यू लिखा है उस रिव्यू का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ताकि आप लोग वो रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। जरूर पढ़ें, बहुत हार्टफेल्ट रिव्यू श्वेतांक ने लिखा है। अभी ब्लश कर रहे हैं, लेकिन सचमुच बहुत हार्टफेल्ट, बहुत आखिरी लाइन जिस लाइन से उन्होंने खत्म किया बहुत मार्मिक है। आप जाकर पढ़िएगा, मैं नहीं बताऊंगी। कल हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, किसी नई कहानी के साथ, जो हमें थोड़ा सा बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई टॉपिक्स है जिन पे हमें काम करना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उन पर भी ज़रूर बात करेंगे। शुक्रिया।